नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पोलैंड पहुंच गए। उनकी यात्रा ऐतिहासिक बताई गई है, लेकिन पोलैंड के बाद पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया भर के नेताओं और साथ ही साथ जानकारों की नजरें बनी हुई हैं। क्या मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध के संकट के समाधान की कोशिश के रूप में हो रही है? भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारी निभाता दिख रहा है या ये भारतीय रणनीतिक यात्रा भर है, खास करके ऐसे वक्त में जब यूक्रेन ने रूस के कर्स्क क्षेत्र के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक भीतर तक घुस चुकी है। पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा से भारत को क्या हासिल होने वाला है और विश्व को क्या हासिल होगा? युद्ध के संकट, आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका क्या निर्णायक साबित होने वाले हैं? आज के स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं और इस यात्रा से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका की नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को कुछ फ़ायदा होने वाला है, कहीं वो इस कोशिश में रूस को तो नाराज़ नहीं कर बैठेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए पहले इन सवालों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के क्या मायने समझे जाने चाहिए? यूक्रेन की आक्रामकता के बीच मोदी की इस यात्रा को कितना असरदार माना जाए? यूरोपीय देशों में क्या भारत के प्रति नाराजगी इससे कम हो जाएगी? यूक्रेन यात्रा पर क्या शांति की निर्णायक पहल कोशिश करते हुए पीएम मोदी देखे जाएंगे? अमेरिका को मोदी की यूक्रेन यात्रा से किस तरह की उम्मीदें हैं? और इस बीच अचानक चेचन्या पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, ये स्वागत कर लेते हैं। फॉरेन इश्यूज के एक्सपर्ट है हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय, हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ चुके हैं, ही इज ऑल्सो फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं मैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा, इसे हिस्टोरिक विजिट कहा जा रहा है। भारत अपनी किस रणनीतिक भूमिका को निभाता हुआ दिख रहा है? किस तरह का मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को देते हुए दिख रहे हैं? प्रोफेसर ब्रह्मदीप। देखिए नेहा जी, जो कूटनीतिक रास्ते होते हैं उसके दो संदेश होते हैं जी। या तो वो स्पष्ट होते हैं या वो रहस्यात्मक होते हैं। जब द्विपक्षीय संबंध होते हैं तो वहां पर वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब बहुपक्षीय होते हैं तो वहां पर कूटनीति रहस्यात्मक हो सकती है। और भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जहां पर जा रहे हैं यूक्रेन या जहां पर पहुंचे हैं, पोलैंड पहुंच गए हैं वो जी, तो उनकी यात्रा जो है वो एक दूसरे से जो लिंक जुड़ रही है, वो लिंक बहुत सारे संदेश दे रही है, खासकर वैश्विक स्तर पर जो राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। जून में G7 की बैठक के समय जो प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिले थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने पुतिन से मिलने गए और अब वो पुनः जेलेंस्की से मिलने वाले पोलैंड की यात्रा। देखिए, चूंकि दुनिया जो है वो बारूद के ढेर पर बैठी है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो महज दो देशों का युद्ध नहीं है, वो वैश्विक को प्रभावित कर रहा है, वो यूरोप को प्रभावित कर रहा है, वो एशिया को प्रभावित कर रहा है, खासकर दुनिया सरकारों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ी है दुनिया भर में जी। तो इससे में भारत का जो रुख है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पुतिन से मोदी का मिलना, देखिए दो तीन बातें। पुतिन दुनिया भर में एक अधिनायकवादी आवश्यक के तौर पर स्थापित हो गए, एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो बेलगाम होकर विश्व शांति को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। दुनिया पुतिन को चुप करने के लिए शी जिनपिंग की तरफ नहीं देख सकती। दुनिया पुतिन को चुप करने के लिए उत्तर कोरिया की तरफ नहीं देखेगी, ईरान की तरफ नहीं देखेगी, दुनिया शायद की ओर देख सकती है। तो रूस यात्रा को लेकर जो वैश्विक स्तर पर आलोचना की बातें की गई है, मुझे लगता है कि उससे इतर जो बहुपक्षीय वार्ताएं हैं इसमें बहुत सारे रहस्य है और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि पोलैंड जो है, पोलैंड एक ऐसी जगह है वार्सा जहां से
वार्सा पैक्ट की शुरुआत हुई थी, जहां से शीत युद्ध को दुनिया भर ने देखा था। अब वो नाटो का केंद्र है। पोलैंड की जो सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से मिलती है। जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाने वाले, क्यों 10 घंटे की यात्रा होने वाली है। बिल्कुल। तो ये संदेश है, हो सकता है कि पुतिन और जिस प्रकार से अमेरिका जो है इजराइल को मनाने में कामयाब रहा है, हो सकता है कि भारत और रूस की मित्रता के कारण मोदी भी पुतिन को मनाने में कामयाब हो रहे हैं। और यदि ये जो सारे जो लिंक जुड़ रहे हैं, जो सारे संदेश है, वे बेहद सकारात्मक है और दुनिया की जरूरत भी है। जी, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी या पॉजिटिव आउटकम की अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी उम्मीदें लगा रहा है, या फिर जो यूरोपियन नेशंस हैं जिनको इस युद्ध से बहुत ज़्यादा महंगाई या फिर उनको इकोनॉमिकली जो उस मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है, तंगी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर प्रभात राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर प्रभात राय, आपने ब्रह्मदीप अलूने की बात सुनी होगी। आप मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा को किस तरीके से आंक रहे हैं? जिस तरीके से कुछ जानकारों ने, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें वो चिंता जता रहे थे कि रूस में 1000 किलोमीटर भीतर तक यूक्रेनी सेना घुस चुकी है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस तरह की स्थिति को जो है ये नरमी से इसको हैंडल करें, आक्रामकता नहीं दिखाएंगे, इसकी अपेक्षा उनके जैसे शख्स से नहीं की जाती है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये भारत की रणनीति का, कूटनीति का उदाहरण है कि पुतिन इस स्थिति के बावजूद जो है वो खफा नहीं हो जाएंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो है यूरोपीय देशों, पश्चिम देशों को खुश करने की भारत की कोशिश? देखिए नेहा जी, जी, मेरा विचार ये है कि देखिए, भारत किसी को खुश और नाखुश करने की नीति नहीं अपना रहा है। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए जी, कि राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सिंस 1947 जी, जो रणनीति हमने अपनाई, जो कूटनीति हमने अपनाई, वो एक नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी जी। उस समय फर्स्ट कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और दो खेमों में दुनिया बढ़ चुकी थी जी, यानी जर्मनी भी दो हिस्सों में डिवाइड था उस पर। पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूरोप था वो सोवियत यूनियन के साथ था जी। तो हम लोगों ने ये कहना कि हम किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को नाखुश कर रहे हैं, शायद ये स्थिति का सही विश्लेषण नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। कारण क्या है कि भारत ने दो ग्रुप्स को कहा है। जब पिछली बार मोदी गए थे 8-9 जुलाई को, तो बहुत स्पष्ट कहा था कि जो बच्चे मारे गए कीव के अंदर, उससे उनका दिल दहल उठा। इट्स मोस्ट टेरिफाइंग टू किल चिल्ड्रन। ठीक है। बहुत स्पष्ट बयान आया था और हर बार मोदी ने ये जाकर पुतिन को बोला है कि वार इज नो सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। जी, ये बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हम ना रूस को खुश किया है हमने, ना ही हम जो है को खुश करने जी। रूस से बड़े दो शब्दों में हमने कहा कि युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है और इस तरह बच्चों का मारा जाना, चाहे कुछ भी मारे, पुतिन मारे या जेलेंस्की मारे या जाओ गाजा में मारे जाए, आप जानते कितने बच्चे मारे गए गाजा के अंदर, उसको भारत ने सदैव कंडेम किया है, सिविलियन किलिंग। तो कोई नाराज होता है तो ठीक है, खुश होता है तो ठीक है। अभी जो हम लोग पोलैंड गए, अब ये देखिए 70 साल, करीब 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड गया है। पहले कभी प्रधान जी देसाई गए थे जी। और पहले, और उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। पोलैंड बड़ा स्ट्रेटेजिक के साथ हो सकता है पोलैंड भी चपेट में आ जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी। तो प्रधानमंत्री को खास तौर से इसलिए है क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी ये समझा सकें या बता सकें कि आप भी इसमें इनिशिएटिव लीजिए जैसा हम ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नंबर आप ही का है जी। यूक्रेन करीब करीब हो गया है, रूस छोड़ा है, आपने अभी कितना अंदर जी घुस चुकी है जी। तो किसी छोटी शक्ति को, जिसे हम छोटी शक्ति समझते हैं, हराना आसान नहीं होता दुनिया में। मैंने वियतनाम का उदाहरण दिया था आपको जी। जैसे अफगानिस्तान वजह भागी हैं, तो यूक्रेन को आसानी से हरा देंगे, ये इनको बड़ी गलत फहमी थी जी। वो टीवी तो सब ज्यादा रेजिस्टेंस दिया था। बिल्कुल। वर्ल्ड वार के अंदर अब जो यूक्रेनी बहादुर योद्धा हैं, उन्होंने सबसे पहले शिखर को, शायद ये जो
ये पुलिस वाला है। ठीक है, एक सवाल उठ रहा है डॉक्टर प्रभात राय, लेकिन क्या ये जो यात्रा है ये तटस्थ रहने की रणनीति को ही दर्शाने के लिए यात्रा है, या फिर कुछ एक पॉजिटिव आउटकम, जो कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने कहा है कि युद्ध के संकट में शांति के समाधान की कोशिश, क्योंकि अपनी विजिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी कि वो जो युद्ध का संकट है उसके शांति समाधान के दृष्टिकोण साझा करेंगे जब वो मिलेंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से। डॉक्टर प्रभात राय, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी कि क्या पीएम मोदी यहाँ पर सिर्फ अपनी तटस्थता की जो रणनीति है उसी को दर्शाने के लिए पहुंचे हैं, या फिर जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वो शांति समाधान का दृष्टिकोण है उसको साझा करने जा रहे हैं जेलेंस्की को? जो पॉजिटिव आउटकम की बात प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने कर रहे हैं, क्या इस तरह का कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, या सिर्फ और सिर्फ ये कूटनीति ही रहेगी कि भारत जो है ये तटस्थ रहा है, विदेश नीति तटस्थ रही है और यही रहेगी? देखो, प्रोफेसर साहब ने एकदम माकूल बात कही, एकदम सही बात की। मैं प्रोफेसर साहब की बात से एकदम सहमत हूँ। ठीक है जी। कारण यह है कि देखिए, भारत शुरू से ही, आप याद कीजिए क्यूबन क्राइसिस को, आप याद कीजिए सुएज कैनाल के क्राइसिस को, जबकि पंडित नेहरू ने खुद जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान नासिर से बात की थी, कर्नल नासिर जिनको कहा जाता है आमतौर पर। सुएज कैनाल का जो क्राइसिस था वो जबरदस्त था, और उस वक्त इंडिया ने इंटरफेयर किया था, और वो सॉल्यूशन करने में क्राइसिस का बड़ा हाथ रहा। ठीक है जी। नंबर 2, क्यूबा 1962, जबकि मिसाइल लगा दी थी खुरुश्चेव ने, बिल्कुल समझिए अमेरिका की तरफ, और अमेरिका और आमने सामने थे क्यूबा को लेकर, अमेरिका और सोवियत यूनियन। उस वक्त पंडित नेहरू ने दोनों से बात की थी, कनेडी से भी बात की थी और खुरुश्चेव से भी बात की थी। उस वक्त बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। इस वक्त एकदम अभी आज के दौर में आते हैं, ये जो मोदी जी की पहल है ये बड़ी पॉजिटिव पहल है, और ये सिर्फ जो है तटस्थता को दर्शाने के लिए नहीं है, बल्कि सचमुच एक सीरियस एफर्ट है, जिसमें वो पुतिन को भी उन्होंने साफ साफ कहा है, वो जेलेंस्की को भी अभी प्रोफेसर साहब ने इंगित किया, G7 की बैठक में मिले थे इटली में, तब भी उन्होंने जरूर अपना और ये जो हमारे जो कूटनीतिज्ञ है लगातार बात कर रहे हैं रूस से और यूक्रेन के डिप्लोमेट्स के साथ। अभी तो हमने पोलैंड के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि पोलैंड भी उसी पूरी की पूरी उसमें खतरे में है, जिस तरह की यूक्रेन। अगला मैंने कहा ना, अगला निशाना पोलैंड ही बनने वाला, अगर ये युद्ध नहीं थमता है तो अगला निशाना पोलैंड ही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये मोदी जी की जो पहल है या भारत की जो पहल है वो बहुत ही सकारात्मक है, और वो सिर्फ तटस्थता दर्शाने के लिए नहीं है, वो एकदम एक सीरियस एफर्ट्स है। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, ये सीरियस एफर्ट्स जो है, लेकिन रोड मैप आप क्या इसकी संभावना देख पा रहे हैं? एक तरफ यूक्रेनी सेना अपनी आक्रामकता के चरम पर है, उसका मनोबल काफ़ी इस समय हाई पर है, दूसरी तरफ जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो चेचन्या पहुंच गए हैं। क्या ये समय सही है? समय को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति कहीं जो है बेअसर रहे, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही जो है चुनौतीपूर्ण है। नहीं, देखिए पिछले कुछ सालों में आप देखिएगा कि भारत नियंत्रण और संतुलन की राजनीति का बेहद माहिर खिलाड़ी बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध को आप देख लीजिए, इसमें भारत ने जिस प्रकार से फायदे उठाए हैं। एक बात और यह भी है कि या तो आप आदर्शवादी राजनीति के परिचायक बन के मूल्यों और आदर्शों के साथ चलते रहें, या आप यथार्थवादी रास्ते पर चलकर अपने देश को भला कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित होते हुए सर्वोपरि होते हैं, और भारत ने राष्ट्रहित, चूंकि कोरोना काल की बंदी के बाद जब भारत में महंगाई बढ़ सकती थी या हमारे सामने असंख्य समस्याएं आ सकती थी, उसमें हमने अवसर की तरह देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध को, जिस प्रकार से फायदा उठाया। शायद इससे पहले हम ऐसा नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर बात और समझने की जरूरत है नेहा जी की अमेरिका, दुनिया की जो राजनीति या दुनिया की जो कूटनीति या दुनिया के जो हित है वो अमेरिकन हितों के साथ चलती। या तो आप अमेरिकी हितों को स्वीकार कर ले, या अमेरिका अपने हितों के अनुसार आपको ढाल ले जी। या तो शेख हसीना स्वीकार कर लेती अमेरिका को, या अमेरिका बता देगा कि हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि रूस से पहले हमारे बहुत ऐतिहासिक संबंध हो, लेकिन अमेरिका से पिछले 2.5 दशकों में हमारे संबंध बहुत ज्यादा तेजी से है। और
वो जो वैश्विक सहयोग है, देखिए क्वाड को रूस पसंद नहीं करता, लेकिन क्वाड का मेंबर भारत है। हम अमेरिका से हमारा परमाणु असैनिक समझौता है जो रूस को पसंद नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हमने वैश्विक स्तर पर अपने हितों का संवर्धन किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम अमेरिका और भारत के रिश्ते के ट्रैक्स को दर्द नहीं जाए, क्योंकि बाइडेन ने भारत से मित्रवत संबंध दिखाए तो है, लेकिन आक्रामकता का परिचय भी दिया है और भारत वो अमेरिका के आक्रामकता को झेले, ये जरूरी नहीं और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है। अमेरिका सबसे ज्यादा मदद यूक्रेन को दे रहा है, वह यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि इससे अमेरिका की जनता नाराज हो सकती है। यदि इस समय अमेरिकन चुनावों तक यदि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध थम जाए, युद्ध विराम हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा समझौता नहीं, युद्ध विराम हो जाए, तो का जो सीधा फायदा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल सकता है। और यदि डेमोक्रेटिक, चूंकि बाइडेन सत्ता में रहे, कमला हैरिस आने वाली जिनका भारत से सरोकार रहा है, इन सारे मसलों पर यदि राष्ट्रहित के लिए मोदी जी की भूमिका सकारात्मक हो सकती है तो होना चाहिए। और मोदी जी यदि आगे बढ़कर इसमें अपनी भूमिका को देखते हैं, भारत यदि देख रहा है तो भारत को देखना चाहिए इसको। यह आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि पुतिन चेचन्या जा रहे हैं। देखिए, जो पुतिन है वो आक्रामकता का परिचय देंगे, लेकिन पुतिन को भी इस बात को, पुतिन का जो विरोध है, खासकर कुलीन तंत्र जो कि उससे पैसे देता है पुतिन को, वो कुलीन तंत्र नाराज है, क्योंकि दुनिया भर में रूस के जो सामंती लोग हैं या जो रूस की संपत्ति उसको दुनिया भर में जब्त किया जा रहा है, अमेरिका जब्त कर रहा है। हो सकता है कि यह संपत्ति को जब्त करने का सिलसिला 2, 4, 10 महीने रुक जाए। हो सकता है कि रूस और यूक्रेन की जो सेनाएं जहां वहां पर उसी स्तर पर हो जाए, हो सकता है युद्ध विराम हो जाए और इसका जो सीधा फायदा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाए। तो मोदी जी की यात्रा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं एक बैकड्रॉप में जो अभी बहुत ही रीसेंट एक कैदियों का जो है एक्सचेंज हुआ था बिटवीन रूस और यूएस, इसको भी इसकी पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करूंगी डॉक्टर प्रभात राय से, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रभात राय से समझेंगे कि क्या हम पृष्ठभूमि में इन घटनाओं को भी जोड़कर देख सकते हैं कि ये क्या अमेरिकी जो है इसमें कोशिशें भी छिपी हुई है कि कहीं ना कहीं जो भारत की मदद ली जाए और यहाँ पर जो स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है उससे निकलने की कोशिश भी अमेरिका करता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर प्रभात राय, क्या आप उस घटना को भी इसके पृष्ठभूमि में समझते हैं कि अमेरिकी कोशिशें हैं जो लगातार बनी हुई इस क्षेत्र की चुनौतियों को निपटाने में? हालांकि स्वयं जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है वो इस वक्त इजराइल में 9वीं बार पहुंचे। उन्होंने खुद कहा है कि आखिरी हमारी कोशिश है कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष है इसमें युद्ध विराम को जो है अमल में लाया जाए, हकीकत सच्चाई बनाई जाए। लेकिन मैं अभी यूक्रेन की जो स्थिति है, रूस के साथ जो युद्ध लगातार चल रहा है, क्या आप अमेरिकी कोशिश का आप भी यहाँ पर समर्थन करेंगे जो प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने कहा है, और इसको उस एपिसोड से कैसे देख पा रहे हैं जो कि कैदियों की अदला बदली हुई थी? वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। ठीक कहा आपने नेहा जी, बहुत सही कहा आपने, एकदम ठीक कहा। देखिए, दुनिया में विनाश कोई नहीं, क्योंकि आज दुनिया जहाँ तीसरे विश्व युद्ध के किनारे पर खड़ी है वहां पर सबका विनाश हो सकता है, क्योंकि सब परमाणु से लैस हैं। और एक चिंगारी सारे जंगल को आग लगा दे। आप जानते हैं दोनों विश्व युद्धों की यही कहानी, छोटी छोटी घटनाओं से बड़े विश्व युद्ध हुए। पहले विश्व युद्ध में 1 करोड़ लोग मारे गए, दूसरे विश्व युद्ध में 9 करोड़ लोग मारे गए। सारा यूरोप नष्ट हो गया, इंग्लैंड नष्ट हो गया, जर्मनी नष्ट हो गया, फ्रांस नष्ट हो गया, आधा रूस नष्ट हो गया। सब कहानी जानते हैं। अब अगर युद्ध होगा तीसरा, जैसे कि गाजा में भी संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो गाजा से लड़ाई शुरू हुई हमास और इनके बीच में, आई मीन जो है नेतन्याहू के बीच इस्राइल की हुकूमत के बीच में जो शुरू हुई, और या ये यूक्रेन और रशियन वार जो है, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से विश्व प्रकट हो सकता है हमारे सामने। अब क्या रूस हो, अब इसका तो विनाश होगा नहीं आज के दौर में। मैंने भी कहा एक बड़े वैज्ञानिक ने कि चौथा विश्व युद्ध तो फिर पत्थरों से लड़ाई आएगा अगर तीसरा हो गया तो। ये ऐसा नहीं हो सकता, परमाणु बम से जो अमेरिका के पास थे
तो 30 युद्ध दुनिया किसी के पास नहीं, अमेरिका के अलावा। कहीं जर्मनी के पास होते, जापान के पास होते तो कितना पतला दिया जाता, कितना प्रतिशोध होता, आप जान सकते हैं जी। तो इसलिए विश्व को से हर देश उठना चाहता, सभी लोग संपन्न है, आराम से जी रहे हैं और कोई पूर्ण विनाश नहीं चाहता जी बिल्कुल। इसलिए जो है रूस जो भी शक्तिशाली हो गया और ये जो एक्सचेंज ये जो प्रिजनर्स हुआ है ये उसी दिशा की पहल है। अब जहाँ तक भारत का ताल्लुक है अमेरिका के साथ, क्योंकि भारत के बहुत बेहतरीन ताल्लुक बने 2001 के बाद, जब न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर मायावती ने धावा बोला, उसने कश्मीर के को कहना और हमारी पीड़ा को पीड़ा तो पूछा था, देहात की पीड़ा हम भुगत रहे ना पिछले 34% से, उसको अमेरिका ने भी झेला है, यूरोप ने भी झेला है जी। तो इससे जो है अमेरिका हमारा गहरा दोस्त बन चुका है पिछले 24-25 सालों में जी। और रूस तो हमारा 70-75 वर्ष पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का भरोसा हमें हासिल है और हम जो भी करेंगे के लिए वो बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। हमने एकदम सही बात की, मैंने पहले का मैं सहमत है कि भारत की जो रिपुटेशन है इंटरनेशनल वो बहुत अच्छी है, सदा से अच्छी रही है। भले हम के अंदर चाहे जितने फंसे हो आपस में लड़ रहे हो तो भी हमारा हाथ के अंदर, लेकिन बाहर हमारी प्रतिष्ठा बहुत कुछ कोटि हम जानते हैं, तो दुनिया घूमे हैं तो कितनी मोहब्बत है, कितने प्यार से, कितने आदर से भगवान बुद्ध के देश को देखा जाता है। उस शांति का बहुत बड़े प्रतीक है दुनिया के अंदर। गांधी भी अपने बात नंबर दूसरे पर गांधी है जिनको यूएन के अंदर जिनकी प्रतिमा स्थापित है सामने, बिल्कुल एक शांति दूत के रूप में भारत की पहचान होती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही अपेक्षा की जाती है कि वो एक शांति दूत के रूप में जो देश है उसके नेता होने के नाते जो है विश्व शांति जो है इसको आगे बढ़ाते हुए, उसके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए देखे जाए। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, मैं ये भी समझना चाहती हूँ भारत की जो इस वक्त स्थिति है, पड़ोसी बांग्लादेश में जो हालात बने, पाकिस्तान के जो हालात हैं पहले से ही, नेपाल के जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, श्रीलंका के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत के चारों तरफ जो है राजनीतिक अस्थिरता व्यवस्था जो है ये ऐसी है कि भारत की चुनौतियां बहुत अब गहराती जा रही हैं। ऐसे में क्या भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो आर्थिक नुकसान है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके और पश्चिम ऐसे में जो है एक ऑप्शन के रूप में आप देख पा रहे हैं उनकी इस कोशिश को क्या हम इस नज़रिए से भी देख समझ सकते हैं? देखिए नेहा जी, जितनी विपरीत परिस्थितियां होती उतने ज्यादा बेहतर अवसर आपके पास होते हैं जी, क्योंकि दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से उसकी भौगोलिक स्थिति है और खासकर भारत के जो आस पड़ोस के जो देश है, जो वहां पर राजनीति का अस्तित्व है, वहां पर जो धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, जो वहां पर गृह युद्ध से हाथ हुए हैं, जिस प्रकार से वहां पर सैनिक शासन बढ़ रहा है, अधिनायकवादी शक्तियां भी होती है, इन सब के बीच यूरोप उन देशों की ओर बेहतर तरीके से मदद के लिए देखता है जो लोकतांत्रिक हो। तो ये अच्छे संकेत है भारत ने, जिसकी अभी राय सर जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि भारत ने एक अच्छे लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक अच्छा सबूत पेश किया है और हमारी परंपराओं के साथ हम शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करते हैं। यदि चुनाव में पार्टी जीतती है तो हारती है, कम से कम बांग्लादेश ऐसे हालत नहीं होते। लेकिन आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि क्या भारत आर्थिक तौर पर दूसरों की तरफ देख रहा है, क्योंकि यदि बांग्लादेश को ले देखे, नेपाल को लेकर व्यापार जो है उसकी एक सीमितताएं हैं, क्योंकि नेपाल और बिहार मतलब यहाँ की जो सीमाई व्यापार है वो बहुत ही क्षेत्रीय स्तर पर चलता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है जी। हमारे यहाँ आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो कपड़े मिलते हैं बांग्लादेश के मिलते हैं। और दूसरी बात यह भी कि बांग्लादेश सामरिक तौर पर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यदि इन देशों से हमारे संबंध प्रभावित होते हैं तो क्या हमको दूर देखना पड़ेगा? बेशक देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमारे देश, खासकर हमारी जो क्रय शक्ति है हमारे देश की जो बहुत जबरदस्त रही है, या जो हम आर्थिक पैमाने को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसको कम से कम हम संतुलित बनाए रखें, ये हमारी सरकारों का प्रयास होना चाहिए और वो हो भी रहा है। तो दक्षिण एशिया के अस्तित्व से दूर यदि हम यूरोप की तरफ देख रहे हैं, देखना लाजमी, लेकिन उसके साथ साथ
हम अपने पड़ोसियों के जो हित है और उनसे जुड़े वो जो हित है, हम दूर के पड़ोसियों से उनसे वो अपेक्षा नहीं कर सकते कि दूर के जो पड़ोसी है वो हमारे हितों का समर्थन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर हमको बहुत ही नियंत्रण और संतुलन के साथ यह देखने की जरूरत भी है कि पड़ोस के देशों से हमारे संबंध यदि बद से बदतरीन हो रहे हैं तो उसको हम ठीक तरीके से ट्रैक पर लाएं, वहां पर ठीक तरीके से ट्रैक करें, वहां पर हम मजबूत करें। लेकिन चुनौतियां जो है वो बहुत बड़ी है। भारत एक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत उस विविधता का प्रदर्शन किस प्रकार से करता है, उस पर ऐसी ताकतें तो हावी नहीं हो जाए जिससे कि हम देशों की बराबरी में खड़े हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जिससे निपटना है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मोदी जी की दूरदर्शिता है वो इन सबसे बेहतर है और आने वाले समय में भारत जो है न केवल पड़ोसियों से संबंध स्थापित करने में समर्थ होगा, लेकिन यूरोप के साथ भी हम कदम ताल मिलाने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। और क्या इस यात्रा से यूरोपीय देशों की जो है नाराजगी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट जो है कहा जा सकता है, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। तो डॉक्टर प्रभात राय से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस दृष्टिकोण को शांति समाधान के दृष्टिकोण को साझा करने की बात कर रहे हैं, तो ये दृष्टिकोण पीएम मोदी वो क्या जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर प्रभात राय किस दृष्टिकोण की बात करेंगे, तो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या यूरोपीय देशों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्या जेलेंस्की के गिले शिकवे भारत से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब रूस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और पुतिन को गले लगाया था तो उन्होंने बहुत ही जो है एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्चर को लेके। आइए अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट टॉक आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रभात राय से समझने की कोशिश करेंगे, पीएम मोदी ने युद्ध के शांति समाधान के लिए जिस दृष्टिकोण की बात कही है कि वो शेयर करने वाले हैं, साझा करेंगे जेलेंस्की के साथ, उस दृष्टिकोण को आप किस तरह से देख पा रहे हैं। ये बहुत ही नाजुक समय है। यूक्रेनी सेना, मैं बार बार कह रही हूँ कि रूस की सीमा के 1000 किलोमीटर से भी भीतर तक क्षेत्र में पहुँच चुकी है, घुस चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं चेचन्या। उस दृष्टिकोण का क्या मतलब है, वो क्या हो सकता है? डॉक्टर प्रभात राय। क्या नेहा जी, आपने बहुत सही बात कही जी। जिस वक्त जो है गले लगाया था मोदी ने पुतिन को, तो बहुत ही खतरनाक ढंग से और बहुत ही कड़वे शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जेलेंस्की ने जी। लेकिन जेलेंस्की खुद ये बोल गए कि उनके कितने बड़े ब्लंडर हैं, वो किस तरह टूल बने नाटो का। नाटो के साथ तो आज तक नहीं बन पाए। नाटो ने तो आज भी नहीं बना जिसके युद्ध शुरू हुआ। पुतिन को एकदम गरियाना बड़ा आसान है, लेकिन सच बात यह है कि पुतिन ने किन परिस्थितियों में अपने आगे किया। पुतिन मजबूर हुआ, भारत ने आज तक कंडेम नहीं किया, इसलिए पुतिन को नहीं किया। पुतिन का लॉजिक ये था, ठीक लॉजिक हमको भी समझ में आता है लॉजिक ये, वो गलती जो हमने तिब्बत की बरती थी वो पुतिन नहीं करना चाहते थे जी। तिब्बत पर जो हमने ब्लेंडर किया था, उसको जाने दिया चीन के हाथों में, उसका नतीजा हम आज तक भुगत। रूस ने ये गलती नहीं की। अगर नाटो फोर्सेस द्वार पर आ जाती है, अगर ये जो है नाटो को ज्वाइन कर ले पुतिन जेलेंस्की, तो क्या हास्य होता, अंदाजा लगाइए। लेकिन डॉक्टर प्रभात राय, यूक्रेन को तो भारत ने भी मान्यता दी है, तो फिर यूक्रेन को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। नहीं, सवाल ये किन परिस्थितियों में युद्ध हुआ, प्रश्न ये नहीं। संप्रभुता से किसी का कोई झगड़ा नहीं है जी। झगड़ा इस बात से है कि तरह से उन्होंने पुतिन को सिर्फ अकेला दोषी ठहराया, मोदी को दोषी ठहराया जी। वो खुद भी उतरे युद्ध के लिए। जेलेंस्की चाहते ये युद्ध चल सकता है, नाटो की मेंबरशिप तो अपनी के लिए जिसके लिए ये युद्ध हुआ। पर इस स्टेप के पीछे क्या उनका इंटेंशन नहीं था कि वो खुद अपने देश को जो है सैन्य रूप से जो है सैन्य स्तर पर और ज्यादा मजबूत बना पाए? जी नहीं, कहाँ बना पाए। नाटो आए लड़ने के लिए, उनके लिए नाटो आ जाता लड़ने। अफगानिस्तान में भी तो गए थे लड़ने, इराक में भी तो गए थे लड़ने, यहाँ क्यों नहीं आए? अगर ऐसे खैर ख्वाह थे जेलेंस्की तो 40 देश की फौजें उतरी थी, नहीं उतरी थी इराक में,
देशों की फौजी जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह जो है यूक्रेन है, जो कि अमेरिकी हाथों में खेलता हुआ दिख रहा है रूस के खिलाफ, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जेलेंस्की से कर है और अंत तक जो कर रहेगा, इससे ज्यादा कभी पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। ठीक है, पुतिन के समर्थक नहीं, पुतिन के कारनामों को हमने कभी जो है उसका एंडोर्स नहीं किया इंडिया ने, लेकिन जेलेंस्की के हम एंडोर्स नहीं करेंगे। वी विल कंडेम बोथ द पर्सनैलिटी। दे हैव डिस्ट्रॉयड यूरोप, यूरोप नष्ट होने के कगार पर है अगर भड़क जाए युद्ध तो। अभी महंगाई आसमान, अब जानते हैं क्या हाल हो चुका है यूरोप का। तेल नहीं है वहां पर, गैस नहीं है वहां पर। ये जेलेंस्की का ही कारनामा है और पुतिन का भी है, दोनों, और अमेरिका का भी। जो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, कहाँ गया अमेरिका? हथियार देने से क्या होता है जी, क्या गया? और अफगानिस्तान में भी तो गए, जाए नहीं यहाँ जी, यूक्रेन में आप क्यों नहीं जाते? टायरों की तरह बैठे चुप कर घरों में, बिल्कुल। अमेरिका में कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो मदद लगातार अमेरिका की तरफ से जो आर्थिक मदद मिल रही है, प्रोफेसर ब्रह्मदीप, जिसका जिक्र आपने भी कहा है, इसे लेकर अब वहां पर भी विरोध के सुर जो है वो मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं और इसीलिए इस तरह के विरोध के सुरों को अनदेखा नहीं कर सकती है डेमोक्रेट। तो क्या अमेरिका का हित और रूसी राष्ट्रपति क्या इससे जो है इस स्थिति से समझौता करने को तैयार हो जाएंगे? ये जो दृष्टिकोण की बात जो मैंने डॉक्टर प्रभात राय से भी समझने की कोशिश कर रही थी, ये क्या दृष्टिकोण होगा जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ डिस्कस करने वाले हैं? आपका क्या आकलन है? देखिए नेहा जी, इसमें 2-3 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है वो युद्ध कला का एक अच्छा तरीका है, और मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए कैसे दुनिया को दबाव में लाया जा सकता है, इसका सबसे जो बेहतर शास्त्रज्ञ कोई समझता है तो पुतिन समझते हैं। क्योंकि जब यूक्रेन की सेना जो है वो रूस के अंदर घुस रही है और पुतिन चेचन्या स्थित जा रहे हैं, क्योंकि चेचन्या के जो भाड़े के आतंकी हैं वो कश्मीर से लेके सोमालिया लेके दुनिया भर में सूडान में वो लड़ने के लिए जाते हैं। और इन भाड़े के जो सैनिक है, इनकी बदौलत ही जो पुतिन है उन्होंने यूक्रेन में बढ़त ली थी। और चेचन्या के जो भाड़े के सैनिक है वो न केवल खतरनाक होते हैं लेकिन बहुत निर्ममता से वो दुश्मनों को मारने के लिए बदनाम रहे हैं। तो सबसे पहले पुतिन जो है इस मामले में अब वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं और इसमें वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि चेचन्या का जो विभत्स रूप है वो यूक्रेन भी बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि सोवियत संघ के पार्ट रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात पूछिए कि क्या जो हित है, पुतिन के हित और बाइडेन के हित वो मिल सकते हैं? बेशक। जब कुर्सी की बात आती, जब सत्ता की बात आती, जो दो दुश्मन राष्ट्र हैं जो उनके शासनाध्यक्ष यदि गेमकिंग करके सत्ता में बने रहना ही चाहते हैं तो वो अपने दुश्मन से साठगांठ करके भले ही अपने देश को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन वो सुख की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं। और अमेरिका जैसे देश या रशिया जैसे देश जो है वो ऐसा करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो अभी तक दूसरे देशों को निशाना बनाते रहे थे, उनका ऐसा रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी पुतिन की आक्रामकता जो है, जिस प्रकार से बढ़ रही है पुतिन की आक्रामकता, यदि उत्कर्ष की ओर नजर आने लगे, यदि वो आणविक बम से हमले धमकी दुनिया को देने पर उत्तर हो जाए, और ऐसे समय में यदि युद्ध विराम हो जाए, उसमें बाइडेन की भूमिका अचानक सीआईए जो है वो सामने ले आए। जो सीआईए है वो ट्रंप के खिलाफ अपने विरोध को कई बार सामने कर चुके हैं। सीआईए जो है उनको जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां है वो ट्रंप पर विश्वास करती ही नहीं है। तो अचानक चुनाव के पहले यदि कोई रिपोर्ट आ जाए कि इसमें बाइडेन की जो इतनी बड़ी भूमिका रही है, इसमें बड़ी मित्रता रही है मोदी जी से, तो ये सब बातें यह कमला हैरिस के बहुत पक्ष में हो सकती है। तो यह पुतिन को भी मजबूत करेगी, पुतिन को इसलिए मजबूत करेगी क्योंकि पुतिन के सामने तो कोई चुनौती है ही नहीं, और पुतिन को इसलिए मजबूत करेगी क्योंकि पुतिन के जिन लोगों की संपत्ति जब तक की जा रही है और उनसे हथियार खरीद के यूक्रेन को देने की बात की जा रही है, तो उस पर रोक लग जाए, पुतिन अपने देश में मजबूत हो जाएंगे और कमला हैरिस अपने देश में मजबूत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो मोदी जी है वो यदि इस समय
रूस और अमेरिका के बीच नियंत्रण और संतुलन के एक माहिर खिलाड़ी की तरह दुनिया के सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया में भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। बिल्कुल। एंड वो जो एक शांति दूत की बात है, वो भूमिका निभाता हुआ अभी भारत देखेगा। लेकिन बात है कि भारत को क्या हासिल होगा, भारत को क्या एक मजबूत नेता जो है उसकी जो छवि है और मजबूत हो जाएगी भारत के नेता की, ये कह सकते हैं कि ये हासिल होगा। लेकिन डॉक्टर प्रभात राय, मेरा सवाल अब ऐसे वक्त में ये है आपसे कि इस युद्ध को मुझे लगता है कि 2 साल से भी अधिक का वक्त हो चुका है। ये प्रयास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले नहीं दिखे। और युद्ध के बारे में एक बात बहुत कही जाती है, बार बार सभी जानकार कहते हैं, ये जितना लंबा खिंचता है उसके खत्म होने के आसार उतने ही धुंधलाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम ठीक कहा जी। देखिए, अच्छा 2.5 वर्ष करीब हो जाएगा। 22 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, 24 फरवरी 2022 को जी। तो अब लगा लीजिए करीब 2.5 वर्ष हो गया इस युद्ध को जी। और कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, इंटेंसिटी बढ़ रही है जी। और रूस ने जो तबाही मचाई यूक्रेन की, वो तो सबके सामने। आप यूक्रेन भी काफी जो है रूस की तब तबाही मचा रहा है, तो काफी बड़ी तबाही के दौर में अब ये युद्ध है और इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होता है तो ये बड़ा विनाशकारी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। मैंने पहले ही कहा जी। अगर ये ज्यादा लंबा चलता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी बन सकता है जी, संभावना है। क्योंकि अगर पुतिन हारने लगे और उन्होंने यूरोप पर हमला कर दिया, जैसे मैंने कहा पोलैंड निशाने, अभी सीधे पोलैंड निशाने पर है, वो कई बार पोलैंड को फिनलैंड को धमकी दे भी चुके हैं सीधे हमले की जी। अगर इस मामला बढ़ा तो यूरोप भी चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, नाटो एकदम मुकाबला करेगा। अब तो मैदान में आना पड़ेगा खुल कर, अरे अभी तक नहीं आया, मैदान में आना पड़ेगा उनको। तो भारत की अगर ये भूमिका जो है वो पॉजिटिव रहती है, और पहले भी हम निरंतर कहते रहे, देखिए कभी नहीं हुआ कि हमने पुतिन के आक्रमण का समर्थन किया हो, कंडम नहीं किया, तो वी नेवर सपोर्टेड द अटैक। कोई बयान नहीं है, और यही कहा कि समस्या का हल नहीं है, युद्ध समस्या का हल, आक्रमण का तो कुछ है ना, यूक्रेन ने भले ही परिस्थिति पैदा की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिक्स है उसको केंद्र में रखकर ही वर्ल्ड पीस को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। समय समाप्त हो गया है, लेकिन सवाल अभी और जिज्ञासाएं भी बनी हुई है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर प्रभात राय, आपने कीमती वक्त दिया, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने आपका भी, कि आपसे हमने समझने की जो कोशिश की उससे उम्मीद जताती हूँ कि दर्शकों तक भी काफ़ी स्पष्टता पहुँची होगी इन सभी सवालों को लेकर, कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे तो वो किस तरह के प्रयासों को करते हुए देखे जाएंगे, और पूरे विश्व में भारत की जो छवि है शांति दूत के रूप में, उसे कितना एक और मजबूत जो है स्थिति उसकी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट टॉक के दर्शकों का। लेकिन उम्मीद लगातार आपसे रहती है, अपेक्षा रहती है कि आप फीडबैक हम तक पहुंचाएं। आप लिखिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।